बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर 16 में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बात करेंगे और आज के टॉपिक में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ब्लड और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ या एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ये एक लेंथी लेक्चर है, इसलिए इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ेंगे और अगले हिस्से में पार्ट 2 में हम ब्लड और हार्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुल 9 सिस्टम्स हैं जिनके बारे में आपके CSS के जनरल साइंस के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। इन 9 सिस्टम्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव या एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इंटीगुमेंटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेनल और यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये 9 सिस्टम्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 9 के बारे में ही मैं अपने लेक्चर्स अपलोड करूँगा। आज पहला लेक्चर है जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अपलोड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्ट, the blood vessels, the blood, and how circulation works in sickness and health. बेसिकली सर्कुलर सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं वो हार्ट, उसके बाद ब्लड वेसल्स, उसके बाद ब्लड। सबसे पहले तो हम हार्ट को और सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। द हार्ट इज़ अ पंप यूजुअली बीटिंग अबाउट 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। ये मुख्तलिफ एज ब्रैकेट में इसके बीट करने की बीटिंग जो है पर मिनट ये डिफरेंट है। और एक अडल्ट जो है उसकी ये 72 है, इन्फेंट्स की ज़्यादा होती है, ओल्ड एज में जाके ये और कम हो जाती है। विद ईच हार्ट बीट द हार्ट सेंड्स ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडीज कैरिंग ऑक्सीजन टू एवरी सेल। बेसिकली जब हार्ट बीट करता है तो ये ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको वो पंप करता है ताकि ब्लड उस ऑक्सीजन को कैरी करके जिस्म के तमाम हिस्से में और तमाम सेल्स के अंदर उसको पहुंचा दे। आफ्टर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट। ये ऑक्सीजन मुख्तलिफ सेल्स को पहुंचाने के बाद ये ब्लड वापस हार्ट के अंदर आता है। द हार्ट देन सेंड्स द ब्लड टू द लंग्स टू पिक अप मोर ऑक्सीजन। जब ये जिस्म से वापस हार्ट में आता है तो हार्ट इसको फिर लंग्स में भेजता है ताकि वहाँ से मज़ीद ऑक्सीजन लेके आए, और मज़ीद ऑक्सीजन लेके ये ब्लड हार्ट में दोबारा आता है और हार्ट इसको फिर जिस्म के बाकी हिस्सों में दोबारा पंप करता है ताकि ऑक्सीजन मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाई जा सके। दिस साइकिल रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन। और ये पैदाइश से ही ये साइकिल चलता रहता है और जब तक इंसान जिंदा है ये उस तक ये साइकिल चलता रहता है। हार्ट एक ऐसा पंप है जो लास्ट मिनट तक जो है वो बीट करता रहता है और जिस्म को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ब्लड सप्लाई करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और इसके साथ जो एडिशनल काम इसके ज़िम्मे है वो ये है कि जिस्म से जो फासिल मादे हैं वो भी इसने कलेक्ट करने हैं और बाकी सारे जिस्म से कलेक्ट करके इसने वो किडनीज तक पहुंचाने हैं ताकि किडनीज उनको जो है वो फिल्टर कर सके। ब्लड सर्कुलेट करने का ये तमाम काम ब्लड वेसल्स के ज़रिए होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एंड टूवर्ड्स द हार्ट। तो ब्लड हार्ट से जिस्म के हिस्सों की तरफ लेके जाना और जिस्म के हिस्सों से वापस उसको हार्ट की तरफ लेके जाना ये ब्लड वेसल्स के ज़रिए होता है। और ब्लड वेसल्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये आर्टरीज हार्ट से ब्लड जिस्म के बाकी हिस्सों में लेके जाती हैं। और वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। और वेन्स जो है ये जिस्म के हिस्सों से ब्लड वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो आर्टरीज हार्ट से जिस्म के बाकी हिस्सों में और वेन्स जिस्म के बाकी हिस्सों से हार्ट की तरफ ब्लड जो है वो लेके जाती हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू सेल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़िम्मे ये काम है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके तो ये जिस्म के बाकी हिस्सों को पहुंचाएं, और जो खुराक के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं
इन न्यूट्रिएंट्स को लेके जिस्म के उन हिस्सों में पहुंचाए जहां जहां एनर्जी की ज़रूरत है। और जो हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको उनके प्रॉपर ऑर्गन्स तक लेके जाए एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और जिस्म के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी ये रिमूव करे। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़ुम्मे बहुत ज़्यादा अहम काम है जो ये परफॉर्म करता है। अब अगर हम हार्ट की कंस्ट्रक्शन को देखें तो हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑन टॉप एंड 2 ऑन बॉटम। 2 चैम्बर जो हैं वो ऊपर हैं और 2 चैम्बर इसके नीचे हैं। द 2 बॉटम चैम्बर्स आर, जो बॉटम चैम्बर हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, और इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक राइट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। दीज पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, अ वॉल कॉल्ड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द 2 वेंट्रिकल्स। ये 2 वेंट्रिकल्स हार्ट के निचले हिस्से में हैं, बॉटम में हैं, और इन 2 को एक मसल के जरिए, एक वॉल के जरिए इनको सेपरेट किया गया है, जिसको इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम कहते हैं। और वेंट्रिकल का काम यह है कि ये ब्लड जो है इसको पंप आउट करता है, जो जिस्म के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। द 2 टॉप चैम्बर्स आर द एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। दे रिसीव ब्लड एंटरिंग द हार्ट, यहां से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है। अ वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द एट्रिया, और ये जो एट्रियम है इनको सेपरेट करने के लिए एक वॉल बनाई हुई है हार्ट के अंदर ही, जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो इस तरह हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ऊपर वाला चैम्बर जो है वो एट्रियम है, नीचे वाला चैम्बर जो है वो वेंट्रिकल है, और एट्रियम को और वेंट्रिकल को 2-2 हिस्सों में तकसीम किया। अगर हार्ट की कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है, दिस वन इज, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको ये एट्रियम है, और ये नीचे वाला पोर्शन है, दिस वन, ये वेंट्रिकल्स हैं। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, और यहाँ से ब्लड जो है इसको अगर देखे जाए तो ये आपका ब्लड एंटर होता है, इसमें एट्रियम में एंटर होता है, और ये जो है आपका ब्लड यहाँ से, ये वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल से ये ब्लड इस तरीके से ये आर्टरीज के अंदर जाता है। अब ये वाला जो वॉल्व है, ये वाला वॉल्व जो 2 इनके दरमियान, एट्रियम के दरमियान दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं सेप्टम, जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, एट्रियम सेप्टम, और ये जो है ये वेंट्रिकल सेप्टम, जो इसको दोनों को आपस में एक दूसरे के जुदा करता है। तो वेंट्रिकल सेप्टम इन दोनों को, लेफ्ट को और राइट को सेपरेट करता है, और एट्रियम सेप्टम जो है वो इन दोनों एट्रियम्स को आपस में एक दूसरे से जुदा करता है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल्व है, उस वॉल्व को यहाँ से एट्रियम से ब्लड जो है ये वेंट्रिकल में भेजने के लिए है, और इसको हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। इसी तरीके से ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड भेजने के लिए ये एक वॉल्व है, जिसको हम ट्राइकप्सिड वॉल्व का नाम देते हैं। तो इस तरीके से एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए भी एक वॉल्व बना हुआ है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए भी एक वॉल्व बना हुआ है। लेकिन ये ब्लड जो है ये दोनों वेंट्रिकल्स में आपस में नहीं जा सकता, ना ही दोनों एट्रियम में आपस में जा सकता है। इसके दरमियान जो है वो सेप्टम्स हैं, एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में और एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम में ब्लड नहीं जा सकता। It can flow from the right atrium to the right ventricle and the left atrium to the left ventricle. ये वॉल्व जो मैंने अभी आपको वहां बताए हैं, tricuspid valve separates the right atrium from the right ventricle, and mitral valve
separates left atrium from the left ventricle, and pulmonic valve is between the right ventricle and the pulmonary artery which carries blood to the lungs, and aortic valve is between the left ventricle and the aorta which carries blood to the body. तो ये साख्त अल्लाह ताला ने इस तरीके से हार्ट की बनाई है कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसके मुताबिक ये 4 चैम्बर्स जो हैं हार्ट के वो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। जो सर्कुलेशन है हमारे ब्लड की बॉडी के अंदर वो उसकी 2 टाइप्स हैं। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अ शॉर्ट लूप फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये है कि जब हमारे हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है जहां उसने ऑक्सीजन लेनी है तो लेके वापस हार्ट में दोबारा आना है, तो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और दूसरी सर्कुलेशन जो है दैट इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक अगेन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड हमारे हार्ट से जिस्म के तमाम हिस्सों में जाता है और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देके और जो वापस आता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो हार्ट में वापस आता है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये इसका डायग्राम है और अगर सर्कुलेशन पे क्वेश्चन आए तो आपने डायग्राम इसी तरीके से बनाना है। और ये जो हमें ब्लू कलर दिखाया गया है, ब्लू कलर वो है जहां ऑक्सीजन नहीं है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें, और ये पूरे जिस्म से जब हमारे सर्कुलेशन करके वापस हार्ट में आता है तो उससे फिर ये सर्कुलेशन लेके ये दोनों लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद लंग्स से ये रिच ऑक्सीजन लेके और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये दोबारा हार्ट के अंदर आएगा। यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो हमारा लाइट एट्रियम है, लाइट एट्रियम से ये हमारा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में जाता है और यहाँ से लंग्स में से ब्लड लेके वापस जब ये आता है तो ये इधर से फिर ये लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है। लेफ्ट एट्रियम से इसने ब्लड ने पंप होना है और ये इधर से भी ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड हमारा जो है ये वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारा जो है ये इस तरीके से सर्कुलेट होके वापस जिस्म में जाएगा। और जब ये जिस्म में जा रहा है तो जहाँ जहाँ पे ये पिंक कलर है ये ऑक्सीजन कैरीड कर रहा है अपने साथ और यहाँ पे ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ ज़रूरत है ये सप्लाई करेगा और जब सप्लाई हो जाएगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये वापस हमारे जिस्म के अंदर आ जाएगा और जब ये आएगा तो ये हमारे इधर जो एट्रियम है राइट एट्रियम इसके अंदर आएगा। इसी तरह जो ये ब्लड है ऑक्सीजन जो जिस्म के बाकी हिस्सों में जा रहा है ये सर्कुलेट होके पूरा और ये हमारा ब्लड लेके ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होगी तो ये वापस इसमें एट्रियम के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है जहाँ पे ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे रिलीज करता है लंग्स को और वहाँ से ऑक्सीजन लेके कैरी करके ये वापस हार्ट में आता है और हार्ट फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू द एंटायर बॉडी। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। Pulmonary artery is a big artery that comes from the heart. It splits into 2 main branches and brings blood from the heart to the lungs. तो ये lungs को blood लेके जाती है pulmonary artery. At the lungs, the blood picks up oxygen and drops off carbon dioxide. The blood then returns to the heart through the pulmonary veins. तो इस तरीके से ये हमारी सर्कुलेशन जो है pulmonary सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगली सर्कुलेशन है जिसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के तमाम हिस्सों को सप्लाई होता है और जिस्म के तमाम हिस्सों से जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है ब्लड में और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके दोबारा हार्ट में लेके जाता है और वहाँ से ये फिर दोबारा लंग्स की तरफ जाता है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जब हार्ट से ब्लड जिस्म के हिस्सों में तकसीम किया जाता है और वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में वापस आता है।
तो इसको हम सिस्टमेटिक सर्किट कहते हैं। अब सिस्टमेटिक सर्किट में हार्ट से ये ब्लड जो है ये जिस्म के पूरे हिस्सों में तकसीम होता है, ये ब्रेन की तरफ जाएगा और ये बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, और यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये वापस हार्ट में जाएगा, और इधर ब्रेन से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये वापस हार्ट की तरफ आएगा। तो इसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। Blood that returns to the heart has picked up a lot of oxygen from the lungs, so it can now go out to the body. The aorta is a big artery that leaves the heart carrying. Branches of the aorta sends blood to the muscles of the heart itself as well as to the other part of the body. तो यहाँ से एक तो हार्ट के अपने जो मसल्स हैं उनको ब्लड जाता है, और उसके अलावा जिस्म के तमाम हिस्सों में हार्ट से ब्लड जो है वो पंप किया जाता है। The branches get smaller and smaller as they get further from the aorta. In each body part, at each body part, a network of tiny blood vessels called capillaries connects the very small artery branches to a very small veins. तो वहाँ पे कैपिलरीज के जरिए ये फिर आर्टरीज को वेन्स के साथ कलेक्ट किया गया है। The capillaries have very thin walls and through them nutrients and oxygen are delivered to the cells. इन कैपिलरीज से जो हमारे सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिलीवर किए जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ब्रॉट इनटू द कैपिलरीज, और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स कैपिलरीज में लाई जाती है और वहां से ये वेन्स में शामिल की जाती है, और वेन्स के जरिए फिर वापस हमारे हार्ट की तरफ चली जाती है। कैपिलरीज देन लीड इनटू स्मॉल वेन्स लीड टू लार्जर एंड लार्जर वेन्स एज द ब्लड अप्रोचेस द हार्ट। Valves in the veins keep blood flowing in the correct direction. Two large veins that lead into the heart are the superior vena cava and inferior vena cava. तो स्मॉल कैपिलरीज से वेन्स को कनेक्ट किया जाता है, और वेन्स जो है ये फिर उससे बड़ी वेन के साथ मिलती हैं, उससे बड़ी वेन के साथ मिलती हैं, और अल्टीमेटली दो बड़ी वेन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो तमाम बॉडी से ब्लड लेके डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ जाती हैं, वो हैं सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। वंस द ब्लड इज बैक इनटू द हार्ट, it needs to re-enter the pulmonary circulation and go back to the lungs to drop off the carbon dioxide and pick up more oxygen. जब तमाम जिस्म से ब्लड हार्ट में वापस चला जाता है तो वहां से ये फिर लंग्स में भेजा जाता है ताकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोज ऑफ कर दे और ऑक्सीजन को मजीद लेके ब्लड में शामिल करे और उसको लेके हार्ट में आए और हार्ट फिर उसको जिस्म के बाकी हिस्सों में भेजे। तो इस तरह ये पूरा हार्ट हमारा राउंड दी लाइफ टाइम एक्ट करता रहता है, पंप करता रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जिस्म में भेजता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिस्म से हासिल करता है और उसको लंग्स में भेजता है। लंग्स से फिर वो नई ऑक्सीजन लेके हार्ट में आते हैं, हार्ट फिर उसको पंप करके जिस्म के बाकी हिस्सों में भेजता है। तो ये मुसलसल सारी जिंदगी ये अमल हार्ट का जारी रहता है। इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। अब हार्ट बीट कैसे करता है? हाउ डज द हार्ट बीट्स? द हार्ट बीट्स इज कंट्रोल्ड by a system of electrical signals in the heart. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं हमारे हार्ट के अंदर, वो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं और वो तमाम प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटिक है। जिस्म को कितना ब्लड चाहिए तो उस हिसाब से हार्ट अपनी बीट जो है वो खुद ब खुद जो है वो सेटल कर लेता है। द साइनस नोड इज अ स्मॉल एरिया ऑफ टिश्यूज इन द वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में एक नोड है जिसको साइनस नोड कहते हैं। ये टिश्यूज का एक एरिया है और इट सेंड्स आउट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग। ये एरिया सिग्नल भेजता है हार्ट को और इस सिग्नल के वसूल होने के बाद हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द मसल्स। दिस नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर। इस नोड को हम पेसमेकर कहते हैं of the heart because it sets the rate of the heartbeat and causes the rest of the heart to contract in its rhythm. ये पेसमेकर ने फैसला करना है कि हार्ट को कितना एक मिनट में बीट करना है। जितनी ब्लड को जरूरत है, जितनी ब्लड की जरूरत है बॉडी को,
हार्ट खुद ब खुद ये पेस मेकर फैसला कर लेता है कि कितना ब्लड चाहिए बॉडी को, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो उस हिसाब से ये अपनी पेस खुद मुकर्रर करता है कि इसने 1 मिनट में कितना बीट करना है। तो उस हिसाब से ये सिग्नल जो है, साइनस नोड जो है, ये सिग्नल भेज देता है हार्ट को, और हार्ट उस स्पीड के साथ या उस पर मिनट के हिसाब से, उतने बीट्स के हिसाब से बीट करना शुरू कर देता है। और बाज़ लोगों में ये बीट सिस्टम ख़राब हो जाता है, उनका साइनस नोड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, उनकी बीट इरेगुलर हो जाती है, तो उसके लिए फिर बॉडी के साथ एक पेस मेकर लगाया जाता है ताकि हार्ट के पेस को वो एक ख़ास स्पीड के ऊपर फिक्स कर सके। These electrical impulses make the atria contract first. Then the impulses travel down to the atrioventricular node, which acts as a kind of relay station. From there, the electrical signal travels through the right and left ventricle, making them contract. तो ये तमाम जो प्रोसीजर है हार्ट को बीट कराने का, ये उस साइनस नोड्स के जरिए होता है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो एट्रियम को और वेंट्रिकल को भेजे जाते हैं, और उन सिग्नल्स को वसूल करके ये एट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, तो ब्लड को पंप करते हैं। वन कंप्लीट हार्ट बीट इज मेड अप ऑफ 2 फेजेस। तो एक बीट कंप्लीट करने के लिए 2 फेजेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो एक बीट कंप्लीट होती है और उसमें 2 फेज जो है, उनमें से एक को हम कहते हैं सिस्टोल। व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड्स इनटू द ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो पहला जो है वो सिस्टोल है और दूसरे को हम डायस्टोल कहते हैं। व्हेन द एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स ओपन एंड द वेंट्रिकल रिलैक्स, this allows the ventricles to fill with blood from the atria and get ready for the next heartbeat. तो 2 हार्ट बीट्स हैं, इसमें एक सिस्टोल है और एक डायस्टोल है। सिस्टोल के अंदर जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड जो है वो उसके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा सके, और डायस्टोल में वेंट्रिकल वाल्व ओपन होता है और उससे वेंट्रिकल जो है वो फिल हो जाता है विद द ब्लड। तो 2 फेजेस मुकम्मल होने से एक हार्ट बीट मुकम्मल होती। अब यहां तक सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका मुकम्मल हो जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ब्लड के जरिए काम करता है। ब्लड ही कैरियर है तमाम चीज़ों का जो हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करता है। तो थोड़ा सा हमें ब्लड के बारे में भी इल्म होना चाहिए कि ब्लड क्या है और ये ब्लड हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से फंक्शन करता है। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। इसके ये 4 कंपोनेंट हैं ब्लड के अंदर। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। अबाउट 55% ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा। प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसके अंदर बाकी जो कंपोनेंट हैं ब्लड के वो सस्पेंड किए हुए होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो ये एक प्लाज्मा जो है ये लिक्विड फ्लूइड बॉडी है जिसके अंदर ये ब्लड के बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो सस्पेंड किए होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट इज मेड इन द बोन मैरो एंड फाउंड इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कैरियर हैं हमारी ऑक्सीजन का, जो लेके ऑक्सीजन हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों में लेके जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेस। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ये इन्वेडर्स के खिलाफ जंग लड़ते हैं। अगर कोई वायरस अटैक हो या कोई और अटैक हो बॉडी के अंदर या किसी बीमारी का कोई अटैक हो, तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो जाके फाइट करते हैं और उस बीमारी से हमें निजात दिलाते हैं। प्लेटलेट्स, अ टाइनी डिस्क शेप्ड पीसेस ऑफ द सेल दैट इज फाउंड इन द ब्लड एंड स्प्लीन। प्लेटलेट्स आर पीसेस ऑफ वेरी लार्ज सेल्स इन द बोन मैरो कॉल्ड megakaryocytes. They help form blood clots to slow or stop bleeding and to help wounds heal. जो प्लेटलेट्स है इनका काम यह है कि जिस्म में अगर किसी जगह पे जख्म आ जाए और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो ये वहां जाके क्लॉटिंग करते हैं
ताकि ब्लड जो है वो ज़ाया ना हो और ब्लड हमारे जिस्म से ना निकले और ये ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। अब ब्लड के हमारे जिस्म के अंदर बहुत से काम हैं या बहुत से फंक्शंस हैं जो ब्लड हमारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, और इन फंक्शंस में जो पहला फंक्शन है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% अदर एलिमेंट्स, जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। बिकॉज ऑफ दीज लिविंग सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, ब्लड इज कंसिडर्ड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। इट इज द ओनली फ्लूइड टिश्यू इन द बॉडी। ये वाहद फ्लूइड टिश्यू है जो हमारी बॉडी में है। अब प्लाज्मा क्या है ब्लड के अंदर? प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। About 55% of our blood is plasma, and the remaining 45% are red blood cells, white blood cells, and the platelets that are suspended in the plasma. तो ये 55% जो है ये हमारे ब्लड का ये फ्लूइड है जिसके अंदर ये बाकी पार्टिकुलर जो है ये सस्पेंड है। प्लाज्मा इज अबाउट 92% वाटर। इसमें 92% वाटर है। इट ऑल्सो कंटेन 7% वाइटल प्रोटीन्स सच एज एल्बुमिन, गैमा ग्लोबिन एंड एंटी हेमोफिलिक फैक्टर एंड 1% मिनरल साल्ट, शुगर, फैट्स एंड हार्मोन्स एंड वाइटामिन्स। तो इसके अंदर ये 1% जो है ये मिनरल है, 92% वाटर है और 7% जो है ये प्रोटीन्स है। प्लाज्मा सर्व 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडीज। अब प्लाज्मा के 4 बड़े फंक्शंस हैं हमारे जिस्म के अंदर। पहला, इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। सप्लाइज क्रिटिकल प्रोटीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्यूनिटी। तो ये इसके अंदर प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और इम्यूनिटी करते हैं। कैरीज इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम एंड पोटाशियम टू आवर मसल्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स कैरी करता है और ये इलेक्ट्रोलाइट बड़े ज़रूरी है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो उससे सीवियर शॉक में बंदा जा सकता है, और एक्यूट अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी डेथ भी काज हो सकती है। हेल्प टू मेंटेन अ प्रॉपर pH बैलेंस इन द बॉडी विच सपोर्ट सेल फंक्शंस। तो ये 4 फंक्शंस हैं जो प्लाज्मा हमारे बॉडी के अंदर करता है। देन ब्लड प्रोवाइड्स बॉडीज सेल विद ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी फंक्शन है ब्लड का कि ये लंग से ऑक्सीजन लेके आता है और पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से इकट्ठा करता है और उसको हार्ट में लेके जाता है, हार्ट से फिर उसको लंग्स में लेके जाता है, वहां से उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू सेल्स थ्रू द बॉडी एंड इट रिमूव्स वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम द ब्लड टू द एयर एंड इट इज एक्सहेल्ड। तो ये कैरियर है ब्लड ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। तो ब्लड का अगला काम यह है कि ये न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड प्लेस अ लार्ज रोल इन डाइजेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। Digested nutrients are absorbed into the bloodstream through capillaries in the villi that line in small intestine. जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो स्टोमिक उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे कैपिलरीज के ज़रिए हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं, और ब्लड वहाँ से इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके तो फिर बाकी जिस्म के हिस्सों में लेके जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ग्लूकोज, अमीनो एसिड, vitamins, minerals and fatty acids. Blood also transports some hormones secreted by endocrine system glands to target organs and tissues. हमारे जो ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, और ये हार्मोन्स जो है ब्लड के जरिए कैरी करके जिस्म के उन ऑर्गन्स तक पहुंचाए जाते हैं जहां उन ऑर्गन्स ने इन हार्मोन्स को यूज करना है। तो ये हार्मोन का कैरियर भी है। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। Blood absorbs and distributes heat through the body. It helps to maintain homeostasis through the release or conservation of warmth. Blood vessels expand and contract when they react to outside organisms such as bacteria and the internal hormone and chemical changes. These actions move blood and heat closer to or farther from the skin surface where heat is lost. तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है।
Platelets clot blood at sites of injury. When the blood vessel tears, platelets and plasma proteins work together to stop blood loss. Platelets, also called thrombocytes, clumps and form a plug in the damaged area. The proteins form threads like fibrins to complete the platelets plug or clot. तो प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जहाँ भी जख्म हो और ब्लड वहाँ पे निकल रहा हो तो उसको जाके ये क्लॉटिंग करते हैं वहाँ पे और ब्लड जो है उसको रोक देते हैं. ब्लड ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज एंड लिवर. ब्लड transports waste substances to the organs that remove and process them for elimination. ये पिछली स्लाइड पे भी मैं बता चुका हूँ कि ब्लड जो है वो जिस्म से जो फाजल हमारे पास मादा है या जो हमारे पास वेस्ट सब्सटेंस है उसको लेके तो किडनी तक जाते हैं और वहाँ से किडनी जो है इनको एलिमिनेट कर देता है. ब्लड फ्लोज इनटू द किडनी थ्रू द renal arteries and out through the renal veins. The kidney filters substances such as urea, uric acid, and creatinine out of the blood plasma and into the uterus. The liver also removes toxins from blood. During digestion, it cleans blood that has been enriched with vitamins before sending it back out to the rest of the body. तो ये दो organs हैं हमारे body के अंदर, kidneys and liver, जो filter करते हैं इसको waste substance को from the blood. Red blood cells are the most numerous living cells in blood. Blood is 55% plasma, 45% other elements. Red blood cells, also called erythrocytes, make up almost the 45% of the blood. Their primary function is to transport oxygen from the lungs to the cells of the body. Red blood cells are disc-shaped. They are flexible and bioconcave, flat and round with depressed centers. तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस. वाइट ब्लड सेल्स, आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, आर द डिजीज फाइटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड. दे अकाउंट फॉर जस्ट 1% ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड बट मल्टीप्लाई ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन. ये 1% है, लेकिन जैसे ही किसी बीमारी का हमला होता है तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है. There are 5 types of white blood cells: neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes, and monocytes. Neutrophils are the most abundant, comprising 60% to 70% of the all white blood cells. ये white blood cell जैसे ये 1% होते हैं नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर, और अगर कोई जिस्म के अंदर हमारे इन्फेक्शन ना हो तो ये 1% ही रहते हैं, और अगर इन्फेक्शन हो जाए हमारे पास तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है. और ये जानने के लिए कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ तो सिंपल ब्लड टेस्ट लें और उसमें वाइट ब्लड सेल्स का काउंट देख लें. अगर वो 1% है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, और अगर वो 1% से ज़्यादा निकले हैं तो इसका मतलब उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स जनरेट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट हम इन्फेक्शन. तो वहाँ से पता चल जाता है कि इन्फेक्शन किस लेवल का है और कितना एक्यूट है. अब ब्लड को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है. देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स, जिसमें ए, बी, ए बी एंड ओ, ये 4 ग्रुप्स हैं ब्लड के. ब्लड ग्रुप इज डिटरमिन्ड बाय द जीन्स वन इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स. ईच ग्रुप कैन बी आइदर RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, विच मीन्स इन टोटल देयर आर 8 ब्लड ग्रुप्स. तो अगर ए ग्रुप है तो इसका RH नेगेटिव भी है जो A नेगेटिव होगा. अगर B है तो इसका RH नेगेटिव भी होगा जो B माइनस है. AB है तो AB माइनस होगा. O है तो O माइनस भी होगा. तो इसमें 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, चारों में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो टोटल मिला के ये इस तरह 8 बन जाते हैं. तो ब्लड का मैंने आपको पहले बताया है कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और इसमें प्लेटलेट्स हैं और इसके बाद लिक्विड प्लाज्मा है. तो इसी तरीके से हम ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस इन द ब्लड. तो ये 2 चीजें हैं ब्लड के अंदर, एंटीबॉडीज हैं और एंटीजेंस हैं, जिनसे हम इस ब्लड को का आगे मजीद मालूमात लेते हैं. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा. दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडीज नेचुरल डिफेंस.
They recognize foreign substance such as germs and alert your immune system, which destroys them. Antigens are proteins molecules found on the surface of the red blood cells. ये एंटीजेंस जो है ये रेड ब्लड सेल के ऊपर है, और एंटीबॉडीज जो है ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और ये इम्यून सिस्टम जो है उसको, या डिफेंस सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करते हैं. देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स डिफाइंड इन द एबीओ सिस्टम. और ये ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए हैज A antigens on the red blood cells with anti-B antibodies in the plasma. Blood group B, it has B antigens with anti-A antibiotic in the plasma. Blood group O has O antigens but both anti-A and anti-B antibodies in the plasma. Blood group AB has both A and B antigens but no antibodies. Blood group O is the most common blood group. Almost half of the population has blood group O. तो O blood group सबसे ज्यादा पाया जाता है, और AB जो है ये इसको रेयर कहा जाता है. Receiving blood from the wrong ABO group can be life threatening. अब ये मुमकिन नहीं है कि हर शख्स का ब्लड हर किसी शख्स को डोनेट किया जा सके. ब्लड ग्रुप देने से पहले उसकी ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, और मैचिंग के बाद ही फैसला किया जाता है कि ये ब्लड किसी को डोनेट किया जा सकता है या किसको डोनेट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन विद ब्लड ग्रुप बी ब्लड इज गिविंग ग्रुप ए ब्लड, देयर एंटी ए एंटीबॉडीज विल अटैक द ग्रुप ए सेल. दैट इज वाई ग्रुप ए ब्लड मस्ट नेवर बी गिवन टू समवन who has group B blood and vice versa. तो ये मुमकिन नहीं है कि आप ब्लड जो है वो हर किसी ग्रुप को दे सके. इसके लिए मैचिंग करनी पड़ती है और उसकी कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है, वेदर ग्रुप इज कंपैटिबल, किस ग्रुप के साथ कंपैटिबल है, और उस ग्रुप वाले को ही ब्लड दिया जा सकता है. एज ग्रुप ओ, रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव एनी ए और बी एंटीजन, इट कैन सेफली बी गिवन टू एनी अदर ग्रुप. तो ग्रुप ओ जो है ओ, इसके अंदर ए और बी एंटीजेंस नहीं है, इसलिए ये किसी को भी दिया जा सकता है, और इसको यूनिवर्सल डोनर का नाम दिया गया है. तो यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं. एबीओ सिस्टम के तहत जब ब्लड ग्रुप देना है तो उसमें अगर रिसिपिएंट ओ नेगेटिव है तो वो सिर्फ ओ नेगेटिव का ब्लड ही ले सकता है, बाकी किसी और का ब्लड नहीं ले सकता. ओ पॉजिटिव जो है ये ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव का ब्लड ले सकता है, बाकियों का नहीं ले सकता. और अगर ए नेगेटिव है तो ये ओ नेगेटिव ले सकता है और ए नेगेटिव ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता. ए पॉजिटिव जो है ये ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव ले सकता है. और बी नेगेटिव जो है ये सिर्फ ओ नेगेटिव ले सकता है और बी नेगेटिव ले सकता है. बी पॉजिटिव जो है ये ओ नेगेटिव ले सकता है, ओ पॉजिटिव ले सकता है, बी नेगेटिव ले सकता है, बी पॉजिटिव ले सकता है. ए बी नेगेटिव जो है वो ओ नेगेटिव ले सकता है, ए नेगेटिव ले सकता है, बी नेगेटिव ले सकता है, ए बी नेगेटिव ले सकता है, और ए बी पॉजिटिव जो है ये तमाम ब्लड ले सकता है. तो इसको ए बी पॉजिटिव को तमाम ब्लड लग सकते हैं, और ए बी नेगेटिव जो है इसको सिर्फ नेगेटिव वाले लग सकते हैं, और उसके अलावा और कोई नहीं लगता. तो ये एक उसकी कंपैटिबिलिटी का चार्ट बनाया हुआ है. तो इस हिसाब से जो डोनर है वो रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है. AB negative is the rarest of the 8 main blood types. Just 1% of our donors have it. Despite being rare, demand for AB negative blood is low, and we don't struggle to find donors with AB negative blood. However, some blood types are both rare and in demand. अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको ब्लड डोनेशन का. मोस्ट पीपल आर एबल टू गिव ब्लड, बट ओनली 1 to 25 पीपल एक्चुअली डू इट. कोई भी सेहतमंद शख्स ब्लड डोनेट कर सकता है, अडल्ट एज के अंदर है और वो ब्लड डोनेट कर सकता है, उसको करना चाहिए. लेकिन अमूमी तौर पर लोग ब्लड डोनेट नहीं करते. 25 में से सिर्फ एक शख्स जो है वो ब्लड डोनेट करता है. और इस तरह किसी भी सोसाइटी में अमूमी तौर पर 4 या 5% के लोग जो है 5% लोग हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, बाकी लोग ब्लड डोनेट नहीं करते. एनीवन कैन डोनेट ब्लड इफ ही इज, कोई भी शख्स ब्लड डोनेट कर सकता है इफ ही इज फिट एंड हेल्दी. अगर वो सेहतमंद है, फिट है,
अडल्ट है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। उसको कोई सीरियस डिजीज नहीं है तो वो उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए। वेट एटलीस्ट 50 kg। 50 kg से ज़्यादा एज के लोग, ज़्यादा वेट के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर 50 kg से कम है तो इसका मतलब यह है कि वो अनहेल्दी आदमी है, उसकी सेहत ठीक नहीं है और उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये ब्लड डोनेट करना रिस्की हो सकता है। 16 टू 66, 17 टू 66 ईयर्स ऑफ एज, ओल्ड एज के लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए उनको। जो यंग अडल्ट्स हैं, 16 से नीचे के लोग जो हैं या 18 से नीचे के लोग हैं, उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो 17 से लेके 65 एज तक के जितने भी लोग हैं वो अगर हेल्दी हैं और उनको कोई और मसला नहीं है, बॉडी वेट उनका ठीक है, तो उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम हार्ट की डिजीजेस और ब्लड की डिजीजेस के बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज।